हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोअम इन मेमोरियम। इन मेमोरियम का जो सेक्शन 54 है, आज हम उसे वो डिस्कस करेंगे। और ये 54 सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सेक्शन को डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा बैकग्राउंड देखेंगे पोइट का और पोअम का। तो इस पोअम को लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था, जिनका जन्म 6 अगस्त 1809 को हुआ था और इनकी डेथ डेट है 6 अक्टूबर 1892। ये वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स भी है विक्टोरियन एरा के, यानी कि ये विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं। टेनिसन जो है वो पोइट लॉरिएट भी रह चुके हैं क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे। ये जो पोअम है इन मेमोरियम, ये एक तरह का एलेजी है जिसमें टेनिसन जो है वो अपने फ्रेंड अर्थर हैलम के डेथ को मॉर्न कर रहे हैं, ठीक है, उनका गम मना रहे हैं। अर्थर हैलम उनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिनका डेथ 1833 में हुआ था और उस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ 22 साल के थे। अर्थर हैलम के डेथ के वजह से टेनिसन काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो गए थे, क्योंकि हैलम उनके सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं थे बल्कि उनकी सिस्टर यानी कि एमिली टेनिसन से वो इंगेज्ड भी थे। इस पोअम को लिखने के लिए टेनिसन को लगभग 17 साल लग गए। उन्होंने इस पोअम को 1833 में स्टार्ट किया था और फिर उन्होंने 1850 में इस पोअम को फिनिश करके इसी साल पब्लिश भी किया। इस पोअम में टोटल 131 सेक्शंस हैं और सारे सेक्शंस का जो हेडिंग है वो रोमन न्यूमेरल्स में लिखा गया है। इसमें एक एपिलोग और एक प्रोलोग भी है। टोटल लाइंस इसमें है 2916 और पोअम का राइम स्कीम है ABBA। इसका जो 131 सेक्शंस हैं ये अलग अलग ओकेज़न, अलग अलग सर्कमस्टांसेस और अलग अलग मूड्स पर लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टार्टिंग के प्रोलोग और सेक्शंस को पढ़ोगे तो आपको ये फील होगा कि राइटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है हैलम की डेथ के वजह से, और वो इतना ज़्यादा अपसेट है कि उनका जो फेथ है गॉड पे वो धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर आगे के सेक्शंस में आप पढ़ोगे तो वो अपने फेथ को गॉड के ऊपर फिर से रीस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सेक्शन में वो अपने ब्रदर का जो मैरिज सेरेमनी है उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आगे चल करके बहुत सारे सेक्शंस में उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की है, अपने एज को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। एज को रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि वो विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते थे और विक्टोरियन एरा एक ऐसा एज था जहाँ पे साइंस और रिलीजन के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। लोगों का जो विश्वास था रिलीजन से वो धीरे धीरे हट रहा था, ठीक है, और साइंस की जो नई नई कॉन्सेप्ट आ रही थी, फॉर एग्जांपल द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट आया था ये रिलीजियस सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, ठीक है, रिलीजियस पीपल को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था और बहुत सारे लोगों का जो विश्वास था धर्म के ऊपर से हट रहा था। तो इस टेंशन को, इस फ्रस्ट्रेशन को भी राइटर ने अपने इस पोअम में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अगर आप एपिलोग पढ़ोगे तो एपिलोग में द राइटर इज़ ट्राइंग टू सेलिब्रेट हिज सिस्टर सिसिलिया मैरिज विद हिज फ्रेंड लशिंगटन। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अलग अलग सेक्शन जो है वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस के ऊपर लिखा गया है। टेनिसन ने अपने इस पोअम के बारे में कहा है, इट बिगिंस विद अ फ्यूनरल एंड एंड्स विद अ मैरिज, यानी कि ये एक डेथ से स्टार्ट होता है, एक फ्यूनरल से स्टार्ट होता है और ख़त्म ये एक शादी पे आकर के होता है। यानी कि एपिलोग में शादी की बात की गई है, ठीक है, और प्रोलोग में राइटर ने हैलम के फ्यूनरल की बात की है। बिगिंस विद डेथ एंड एंड्स इन प्रॉमिस ऑफ न्यू लाइफ, ठीक है, सेम लाइन है कि डेथ से ये स्टार्ट होता है और प्रॉमिस ऑफ न्यू लाइफ से ये एंड होता है। यहाँ पे मैरिज को प्रॉमिस ऑफ न्यू लाइफ लिखा गया है। अ सॉर्ट ऑफ डिवाइन कॉमेडी चेयरफुल एट द क्लोज, यानी कि ये पोअम क्लोज होते होते चेयरफुल हो जाता है। तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस और अलग अलग मूड्स पे ये पोअम लिखा गया है। इस पोअम का जो सेक्शन है 54, इसमें टोटल 20 लाइन्स हैं। पोअम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। तो सबसे पहले इस सेक्शन में राइटर जो है वो रीडर को और साथ ही साथ अपने आप को, ठीक है, अपने ग्रीफ को, अपने दुख को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है सबके पीछे एक ना एक पर्पज़ है, ठीक है, चाहे कोई कीड़ा मरे या फिर कोई इंसान मरे, सबके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ होता है, क्योंकि हर किसी को गॉड क्रिएट करते हैं और गॉड इस यूनिवर्स को रन कर रहे हैं और गॉड कोई भी चीज़ पर्पज़लेसली नहीं करते हैं। आइए पोअम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं।
Oh, yet we trust that somehow good will be the final end of ill. राइटर कह रहे हैं कि somehow यानी कि जैसे भी करके, राइटर को भी नहीं पता कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन somehow हम लोग ये यकीन कर लेते हैं कि हर बुराई का जो एंड है वो अच्छाई पे होगा. To pangs of nature, sins of will, defect of doubt and taints of blood. अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं to pangs of nature. यहाँ पे पैंग्स ऑफ नेचर का मतलब हो गया कि ह्यूमन बीइंग में जो इम्परफेक्शन होता है, ठीक है, उनके नेचर में जो फ्लॉज होता है उसे हम कह रहे हैं टू पैंग्स ऑफ नेचर. सिंस ऑफ विल का मतलब हो गया जो इंसान जानबूझ करके पाप करते हैं. डिफेक्ट ऑफ डाउट का मतलब हो गया कोई काम करने से पहले जो डाउट होता है या फिर लाइफ में जो सॉरो है. और टेंट्स ऑफ ब्लड का मतलब हो गया अडल्ट्री. यहाँ पे टेंट्स का मतलब है कंटामिनेट करना यानी कि गंदा करना. तो हम इस लाइन से समझ सकते हैं कि अडल्ट्री कहना चाह रहे हैं राइटर. तो राइटर कह रहे हैं चाहे पैंग्स ऑफ नेचर हो, चाहे सिंस ऑफ विल हो, चाहे डिफेक्ट्स ऑफ डाउट हो या फिर टेंट्स ऑफ ब्लड हो, ये सारा ना एक तरह का इल है. लेकिन हम लोग ये मान लेते हैं, ये यकीन कर लेते हैं कि हर इल का एंड जो है वो गुड होगा. अब राइटर के साथ क्या इल हुआ है, क्या बुरा हुआ है? तो राइटर का जो बेस्ट फ्रेंड है हैलम, उसका डेथ हो गया है. ठीक है, तो राइटर अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भले हैलम का डेथ हो गया है लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा मेरे साथ ज़रूर होगा. नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं. That nothing walks with aimless feet, that not one life shall be destroyed or cast as rubbish to the void when God hath made the pile complete. अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि गॉड ने हर क्रिएशन को बनाया है, ठीक है, और इस दुनिया में कोई भी चीज़ एमलेस नहीं है. ठीक है, अगर इस दुनिया के ऊपर कोई चीज़ चल रही है तो वो एमलेस फीट के साथ नहीं चल रही है, हर चीज़ का एम है. ठीक है, यानी कि गॉड ने अगर कोई चीज़ बनाया है तो उसे एमलेसली नहीं क्रिएट किया है. और गॉड किसी के भी लाइफ को ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं होने देते हैं. ठीक है, या फिर किसी के लाइफ को ऐसे ही कचड़ों की तरह नहीं फेंक देते, क्योंकि गॉड ने सारे चीज़ों को क्रिएट किया है और उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज़ है. That not a worm is cloven in vain, that not a moth with vain desire is shriveled in a fruitless fire, और but subserves another gain. ठीक है, अब आगे राइटर कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई छोटा सा कीड़ा है जिसे हम वॉर्म कहते हैं, क्लोवन का मतलब होता है स्प्लिट कर जाना, दो टुकड़ों में बढ़ जाना. तो राइटर कह रहे हैं अगर मान लो कोई छोटा सा कीड़ा है और वो मर जाता है और वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उसका मरना और उसका दो टुकड़ों में बंटना भी बेकार नहीं जाता है. ठीक है, हो सकता है ये चीज़ इंसान ना समझ पाए लेकिन ये चीज़ जो है वो गॉड समझते हैं, और गॉड कोई भी चीज़ को एमलेसली नहीं करते हैं. ठीक है, या फिर अगर कोई मोथ है, मोथ भी एक तरह का कीड़ा है, तो राइटर कह रहे हैं अगर कोई मोथ है और वो आग में जल करके मर जाता है तो इसका भी कोई ना कोई पर्पज़ है जो मे बी ह्यूमन बींग्स ना समझ पाए, लेकिन वो एक डिवाइन पर्पज़ सर्व करते हैं, वो किसी ना किसी के फ़ायदे के लिए ही मरते हैं. ठीक है, मतलब वो अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मौत आए, ठीक है, या फिर वो इंसान की हो या फिर वो छोटे छोटे कीड़ों की हो, सबका कोई ना कोई पर्पज़ है. राइटर अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हैलम का डेथ हो गया तो इसके पीछे भी गॉड का कोई ना कोई पर्पज़ होगा. और ये जो साइकिल है ना, बर्थ डेथ डेथ बर्थ, ये एक लाइफ साइकिल है और ये कंटिन्यूसली चलते रहता है. Behold, we know not anything. I can but trust that good shall fall. At last far off, at last to all, and every winter change to spring. ठीक है, अब राइटर कह रहे हैं कि लिसन, मुझे नहीं पता, ठीक है, हम लोगों को नहीं पता, कोई भी चीज़ हम लोगों को नहीं पता, और सबको कौन जानता है? गॉड जानते हैं. वी नो नॉट एनीथिंग, यानी कि हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अच्छाई एक ना एक दिन मेरे पास ज़रूर आएगी और एक ना एक दिन तुम्हारे पास भी ज़रूर आएगी. भले अभी अच्छाई हमें दिख नहीं रही है और ये गुड चीज़ जो है वो बहुत दूर है, ठीक है, इट इज़ फार ऑफ, और अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इविल और इल दिख रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन गुड जो है वो ज़रूर आएगा, यानी कि अच्छाई जो है वो ज़रूर आएगी. और फिर आगे लिखते हैं राइटर, एंड एवरी विंटर चेंज टू स्प्रिंग. यहाँ पे विंटर को बैड टाइम से कनेक्ट किया गया है और स्प्रिंग को गुड टाइम से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि विंटर में क्या होता है, सारे वेजिटेशन मर जाते हैं, चारों तरफ स्नो होता है, लेकिन स्प्रिंग में क्या होता है, वो स्नो ख़त्म हो जाता है और रीबर्थ होता है प्लांट्स का, ग्रीनरी आता है. ठीक है, तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो गुड टाइम और बैड टाइम को. तो राइटर कह रहे हैं कि जिस तरह से
विंटर के बाद स्प्रिंग आता है, इन द सेम वे अभी बैड टाइम्स चल रहा है लेकिन गुड टाइम्स ज़रूर आएगा, मेरे पास भी आएगा और तुम्हारे पास भी आएगा। लास्ट का जो स्टैंजा है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो लास्ट के स्टैंजा में राइटर लिखते हैं, सो रन्स माई ड्रीम, यानी कि मेरे ख्वाब इस तरह के चल रहे, यानी कि मैं ये चीज़ें सोचता हूँ, बट वॉट एम आई, यहाँ पे राइटर ना अपने आप को कंसोल करते करते उनका जो इमोशन, जो रियल इमोशन है वो बाहर आ जाता है और राइटर कहते हैं कि लेकिन मैं क्या हूँ, an infant crying in the night, an infant crying for the light and with no language but a cry। और राइटर अपने आप को एक छोटे बच्चे से कंपेयर करते हैं और राइटर बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, लेकिन मैं एक बच्चे की तरह हूँ जो सिर्फ और सिर्फ रो रहा है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ रोता है और उसे कोई भी भाषाएं नहीं पता, कोई भी लैंग्वेज नहीं पता, कोई भी भाषा नहीं पता और सिर्फ उसे सिर्फ रोना आता है, ठीक है। और वो क्यों रो रहा है, क्योंकि उसे लाइट चाहिए। यहाँ पे लाइट का मतलब है डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि अर्थर हैलम का जब डेथ हो गया तो उन्हें अपना लाइफ जो है वो ब्लर काइंड ऑफ दिखने लगा, उन्हें अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है, उन्हें चारों तरफ डार्कनेस दिख रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं मैं एक ऐसा छोटा बच्चा हूँ जिसे लाइट की ज़रूरत है ताकि मुझे कोई यकीन दिला सके कि आगे भी फ्यूचर है और आगे भी होप है, ठीक है। इस पोम को एक जर्नी माना जाता है होपलेसनेस से होपफुल की तरफ, ठीक है। स्टार्टिंग में राइटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्पेयर है, लेकिन जैसे जैसे ये पोम आगे बढ़ेगा राइटर जो है कहीं ना कहीं उम्मीद ढूंढ लेते हैं। तो राइटर यहाँ पे वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक ऐसा छोटा बच्चा हूँ जिसे कुछ नहीं आता रोने के सिवा और उसे एक लाइट की ज़रूरत है। अच्छा, इस स्टैंजा को आप ना एज से भी कनेक्ट कर सकते हो, विक्टोरियन एज से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विक्टोरियन एज जो है वो एक ऐसा एज था जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था साइंस और रिलीजन के बीच में, ठीक है। तो लोग जो है उन्हें एक सही रास्ता नहीं पता था कि किधर जाना है, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था साइंस और रिलीजन के बीच में। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि लोगों को एक लाइट की ज़रूरत थी, एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी ताकि वो एक सही पाथ पर चल सके, ठीक है। और मे बी राइटर जो है वो सिर्फ इसलिए अपसेट या फिर फ्रस्ट्रेटेड नहीं है क्योंकि उनके फ्रेंड का डेथ हो गया है, वो इसलिए तो है ही है और साथ ही साथ वो अपने प्रेजेंट एज को भी देख करके बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो आई होप कि आपको सेक्शन 54 अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।